Hello everyone. So in this video we are going to do section number 17 of CGST Act except rule number 42 and 43. ठीक है, except rule number 42 and 43. ठीक है, तो रूल नंबर 42 43 हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बाकी सारे सबसेक्शंस फ्रॉम सेक्शन 17 को कवर करेंगे। रीजन, ताकि सीए इंटर वाले बच्चे ये पूरा का पूरा वीडियो देख सके। ओके, रूल नंबर 42 एंड 43 ये जो वीडियो रहेगा वो सीए इंटर छोड़ करके बाकी लोग देख सकते हैं, दैट इज सीए, सीएमए फाइनल्स एंड सीएमए इंटर। ओके, तो सीए सीएमए फाइनल को एंड सीएमए इंटर को दिस रूल इज एप्लीकेबल, रूल 42 एंड 43, बट सेक्शन नंबर 17 एक्सेप्ट रूल नंबर 42 एंड 43 इज एप्लीकेबल टू ऑल द लेवल्स। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सेक्शन नंबर 17 का जो हेडिंग है, इट इज अपॉर्शनमेंट एंड ब्लॉक क्रेडिट। इट इज अपॉर्शनमेंट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट, का वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब ये सेक्शन कहता है कि गवर्नमेंट आपको आईटीसी कौन से केसेस में देना चाहती है एंड कौन से केसेस में नहीं देना चाहती। ठीक है, तो हम लोग एक गवर्नमेंट का बेसिक इंटेंशन समझेंगे एंड उसके बाद सेक्शन में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेक्शन नंबर 17 का बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल ये है कि अगर गवर्नमेंट को आपके सेल्स के ऊपर जीएसटी नहीं मिलने वाला, तो गवर्नमेंट सेस उसको बनाने के लिए आपने जो खर्चा किया है उसका आईटीसी भी हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, एकदम सिंपल रूल मैंने समझाया। अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ केसेस देखते हैं। जब भी आपका आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट रहेगा, जब भी आपका आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट रहेगा, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है तीन चीजें, हमने ऑलरेडी सीखा हुआ कंपोजिशन स्कीम में। एग्जेम्प्ट मींस इट इज नील रेटेड, नील रेटेड। एग्जेम्प्ट मींस इट इज नॉन जीएसटी एंड एग्जेम्प्ट मींस इट इज होली एग्जेम्प्टेड। ओके, ये तीनों ही जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये तीनों ही एग्जेम्प्ट सेल्स माने जाते हैं। ओके, मतलब नील रेटेड का मतलब होता है जिसके ऊपर जीएसटी का रेट 0%। नॉन जीएसटी मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर जीएसटी है ही नहीं, दैट इज पेट्रोल एंड लीकर। ओके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, इसके अंदर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी आ गए। होली एग्जेम्प्टेड मतलब कि गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक टेन्योर के लिए उन प्रोडक्ट्स को एग्जेम्प्ट किया हुआ है, या फिर जो सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है उनको हम लोग बोलते हैं होली एग्जेम्प्टेड सर्विस। ओके, तो यहाँ पर जो एग्जेम्पशंस होते हैं फॉर न्यूमेरिकल अमाउंट्स, दैट इज अगर रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, उन लोग का अगर पर मंथ पर मेंबर 7,500 रुपए से कम है तो एग्जेम्प्ट होता है, मालूम है? ओके, तो वो वाला एग्जेम्पशंस भी यहाँ पर है। अगर 7,500 के ऊपर तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो 7,500 के नीचे है मतलब इट इज होली एग्जेम्प्टेड। तो ऐसे सब सर्विसेज इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कवर होती है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि अगर आपका सेल्स इज एग्जेम्प्ट, ओके, तो उसको बनाने के लिए आपने जो भी कुछ खरीदी किया रहेगा, जो भी टैक्सेबल परचेजेस आपने किया रहेगा, उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, सो अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई क्या है, आउटवर्ड सप्लाई अगर एग्जेम्प्ट है लेकिन उसको बनाने के लिए आपको टैक्सेबल चीजें लग रही है, तो उन टैक्सेबल चीजों के ऊपर आपको आईटीसी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। मान के चलो कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पेपर। ओके, यू आर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। अब पेपर बनाने के लिए कार्डबोर्ड लगता है। ओके, पेपर का जो रॉ मटेरियल इट इज कार्डबोर्ड। अब फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि पेपर के ऊपर जीएसटी का रेट 0% है एंड कार्डबोर्ड के ऊपर जीएसटी का रेट 28% है। ठीक है, तो यहां पर एकदम सिंपल है, पेपर को सेल करना मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई करना। ओके, इफ यू आर डूइंग एग्जेम्प्ट सप्लाई बट यू आर इनकरिंग सम टैक्सेबल एक्सपेंसेस, तो गवर्नमेंट से आप लोगों को कार्डबोर्ड परचेस का आईटीसी नहीं मिलेगा। यू आर नॉट एलिजिबल टू अवेल द आईटीसी ऑन कार्डबोर्ड परचेस। व्हाई? बिकॉज योर आउटपुट मेड फ्रॉम कार्डबोर्ड इज एग्जेम्प्ट इन जीएसटी। आया है क्या समझ में? सबको क्लियर है क्या? आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान के चलो यही पेपर हम लोग इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने कार्डबोर्ड परचेस किया, कार्डबोर्ड परचेस किया
28% जीएसटी मैंने पे किया। ठीक है। अभी जो पेपर बना है उस पेपर को मैं इंडिया में सेल नहीं कर रहा हूं, मैं उस पेपर को क्या कर रहा हूं, एक्सपोर्ट कर रहा हूं। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स या फिर सप्लाईज टू एसीजेड, एक्सपोर्ट्स या फिर सप्लाईज टू एसीजेड फॉर ऑथोराइज्ड ऑपरेशन। ठीक है, तो फॉर ऑथोराइज्ड ऑपरेशन। अब इस केस में गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट सेस अगर आप लोग एक्सपोर्ट्स करने वाले हो या फिर एसीजेड को सेल करने वाले हो, ओके, मतलब आप लोग करने वाले हो जीरो रेटेड सप्लाईज। आप लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग करने वाले हैं जीरो रेटेड सप्लाईज। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीरो रेटेड सप्लाई एंड exempt सप्लाई। ओके, exempt supply includes nil rated, non GST and wholly exempted, but zero rated includes export of goods or services or supplies to SEZ। ओके, अगर आप लोग SEZ को माल बेच रहे हो तो यहां पर गवर्नमेंट से आपको हम आईटीसी देंगे, एंड उस आईटीसी का हम आपको रिफंड भी देंगे। ओके, मतलब दोनों में से ऑब्वियसली आईटीसी मिलेगा, उसके बाद रिफंड मिलेगा। ठीक है ना। सो आईटीसी मिलेगा, आपका बैलेंस बढ़ जाएगा, फिर उस बैलेंस का आप क्या कर सकते हो, रिफंड क्लेम कर सकते हो। समझ में आया क्या। आईटीसी मिलेगा, उसके बाद रिफंड मिलेगा, तो ऑब्वियसली आईटीसी कम हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपको समझो 100 रुपीज का आईटीसी मिला, उसके बाद आपने वो 100 का रिफंड क्लेम कर लिया, तो अभी आईटीसी का बैलेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, सो जीरो रेटेड सप्लाई का मीनिंग समझ में आया। तो यहां पर मैं एक डिफरेंशिएशन लिखता हूं, एग्जेम्प्ट वर्सेस जीरो रेटेड। ओके, एग्जेम सप्लाईज का मतलब होता है नील रेटेड, नॉन जीएसटी एंड होली एग्जेम्प्टेड। जीरो रेटेड सप्लाईज का मीनिंग होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और सप्लाईज टू एसीजेड। बाय एसीजेड नहीं बोला मैंने, सप्लाईज टू एसीजेड कवर्ड है, बाय एसीजेड नहीं। ओके, पहले मीनिंग समझ में आया। सेकंड पॉइंट, एग्जेम सप्लाई करने पर आपको आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन जीरो रेटेड सप्लाई करने पर आपको आईटीसी दिया जाता है, चाहे एग्जेम्प्ट चीज का ही क्यों ना हो। टैक्सेबल का तो मिलेगा ही, लेकिन एग्जेम्प्ट का भी मिलता है। ओके, आईटीसी मिलेगा, उसके बाद आप रिफंड क्लेम कर सकते हो उस आईटीसी का। क्लियर है क्या। जीरो रेटेड सप्लाईज आर टैक्सेबल सप्लाईज। ठीक है, टैक्सेबल है लेकिन जीरो रेटेड है। आया है समझ में। आगे बढ़ेंगे अभी। अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है, अज्यूम करते हैं कि आप लोगों ने राइटिंग पैड मैन्युफैक्चर किया, आप लोगों ने राइटिंग पैड मैन्युफैक्चर किया जो कि टैक्सेबल है एट द रेट ऑफ से 28%। राइटिंग पैड को बनाने के लिए आपने कार्डबोर्ड का परचेस किया, ओके, 28%। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि सिंस योर आउटपुट इज टैक्सेबल यू विल गेट आईटीसी। सिंस योर आउटपुट इज टैक्सेबल यू वुड बी एलिजिबल टू अवेल आईटीसी। ये बात समझ में क्लियर है क्या। लेकिन अगर आप लोग राइटिंग पैड को एक्सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, अगर आप लोग राइटिंग पैड को एक्सपोर्ट करते हो तो इस केस में आपको आईटीसी तो हम लोग पहले से भी दे ही रहे थे, लेकिन इस केस में क्या मिलेगा आप लोग को, रिफंड दिया जाएगा, रिफंड दिया जाएगा। ओके, सर अगर हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, डोमेस्टिक भी करते हैं, तो उस केस में क्या होगा। आंसर इज वेरी सिंपल, एक्सपोर्ट्स का जो सेल्स है, ओके, एक्सपोर्ट्स का जो सेल्स है उतने प्रपोर्शन का आपको रिफंड दिया जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने 10,000 रुपीज का कार्डबोर्ड परचेस किया, उसके ऊपर जीएसटी पे किया 2,800, इस 10,000 के कार्डबोर्ड से आपने बनाया से 8,000 का राइटिंग पैड जो कि डोमेस्टिकली सेल करने वाले हो। ओके, एंड 15,000 का राइटिंग पैड आप लोगों ने एक्सपोर्ट्स किया। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट से 2,800 आपका टोटल आईटीसी था, पूरा रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन 15,000 अपॉन 23,000 इतने प्रपोर्शन का रिफंड दिया जाएगा। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मूला बताया, इसके ऊपर डिटेल लेक्चर इज ओनली इन फाइनल। ओके, जो फाइनल के लिए वीडियोस आएंगे उसमें होगा। ओके, तो जिन लोग को भी इंटर के स्टूडेंट्स को जानना है वो लोग एग्जाम्स के बाद रिफंड का वीडियो जरूर देखना। ओके, एग्जाम्स के पहले नहीं देखना है, क्योंकि जितना सिलेबस से पहले वो कंप्लीट करेंगे,
एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर योर आर्टिकलशिप, दैट कैन बी दैट कैन बी डन लेटर ऑन। ओके, लेकिन अभी के लिए आपको क्या समझना है, जो आपका एग्जाम के प्रपोर्शन का है वो पहले कर लो, बाकी का नॉलेज बाद में ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है तो आपको आईटीसी तो मिलने ही वाला है। ओके। एंड अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है एंड एक्सपोर्ट है तो आपको आईटीसी तो पहले से भी मिल रहा था एंड रिफंड भी दिया जाएगा। ओके। लास्ट, आपने एग्जाम्पल कार्डबोर्ड परचेस किया 28%। ठीक है। अभी उस कार्डबोर्ड से आपने दो चीजें बनाई। एक बनाया पेपर जिसके ऊपर जीएसटी का रेट 0% है, एंड एक बनाया आपने राइटिंग पैड जिसके ऊपर जीएसटी का रेट 28%। अज्यूमिंग दोनों इंडिया में ही सेल होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक बॉर्डर बना दिया कि विद इन इंडिया ही सेल होने वाला है। तो हम लोग को जो आईटीसी है इस कार्डबोर्ड के परचेस का, आंसर इस कितना आईटीसी मिलेगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पर एकदम सिंपल कहती है कि एग्जेम्प्ट के प्रपोर्शन का आईटीसी आप लोगों को नहीं लेना है, राइटिंग पैड के प्रपोर्शन का आईटीसी आपको लेना है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, डिटेल में इट वुड बी एज पर रूल नंबर 42। डिटेल में इट वुड बी एज पर रूल नंबर 42। ठीक है, तो रूल नंबर 42 जो रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं। लेकिन फॉर सीए इंटर इट इज वेरी सिंपल, एग्जेम्प्ट के प्रपोर्शन का आईटीसी नहीं लेना है, टैक्सेबल के प्रपोर्शन का आईटीसी लेना है, दैट्स इट। आई होप द डिस्कशन इज वेरी क्लियर। तो अपना ये सेक्शन नंबर 17, 1, 2 एंड 3 ये सब हो गया। अभी हम लोग नया सेक्शन पे जाएंगे, दैट इज नया सबसेक्शन में जाएंगे, सॉरी। नया सबसेक्शन इज सेक्शन 17 सबसेक्शन 4। एक बार मैं क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ जो ऊपर सिखाया। अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है पर एक्सपोर्ट है तो आईटीसी मिलेगा, रिफंड मिलेगा। अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है तो आप लोग को आईटीसी मिलेगा। अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है एंड इट इज एक्सपोर्ट्स तो आपको रिफंड भी मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इतना ही हमने देखा। उसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई इज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, इफ योर आउटवर्ड सप्लाई इज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, नॉन बिजनेस मतलब कि सर हम लोगों ने परचेस तो किया है लेकिन हम लोग इसको एज अ चैरिटी में देने वाले हैं, तो इट इज कॉल्ड एज नॉन बिजनेस पर्पस। तो सर क्या हम लोग अगर नॉन बिजनेस के लिए देने वाले हैं तो उसका आईटीसी मिलेगा? आंसर इज उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है ना? नॉन बिजनेस के लिए जो चीजें दी जा रही है उन सभी का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। पक्का क्लियर है? चलो, सेक्शन नंबर 17 फॉर आप लोग हेडिंग लिख सकते हो, आईटीसी इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज। आईटीसी इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज, एनबीएफसीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, दिस सेक्शन हैज टू बी रेड विथ रूल नंबर 38। रूल नंबर 38। लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अभी यहां पर सबसे पहले मुझे ये बताओ, बैंक का, ओके, बैंक का आउटवर्ड सप्लाईज क्या क्या हो सकता है? बैंक का आउटवर्ड सप्लाईज क्या क्या हो सकता है? कम ऑन, वीडियो को पॉज करो और सोचो, बैंक का आउटवर्ड सप्लाईज क्या क्या हो सकता है? पॉज किया? ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं। सबसे पहला, इंटरेस्ट। बैंक को इंटरेस्ट इनकम हो रहा है, मतलब कि बैंक ने लोन वगैरह दिया रहेगा। सेकंड, इट कैन बी बैंक चार्जेस, जो भी चेक वगैरह क्लियरेंस होता है या फिर एनईएफटी करने के टाइम पे डिडक्ट होता है, डीडी बनाने के टाइम डिडक्ट होता है, चेक बाउंस हुआ तो डिडक्ट होता है, तो ये सब बैंकिंग चार्जेस जो होते हैं वो भी है। थर्ड, इट कैन बी मिनिमम अकाउंट बैलेंस चार्जेस, मिनिमम अकाउंट बैलेंस चार्जेस। ओके, अनदर इट कैन बी लॉकर रेंट। ओके, लॉकर का रेंट भी हो सकता है। आ रहा है समझ में? तो इतने सारे अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं, इतने सारे बैंक का इनकम हो सकता है। अब इसमें टैक्सेबिलिटी कैसा है? जो इंटरेस्ट का इनकम है इट इज एग्जेम्प्ट एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। ओके, आपका जो इंटरेस्ट इनकम है इट इज एग्जेम्प्ट।
लेकिन बैंक चार्जेस जो है वो टैक्सेबल है, प्रोसेसिंग फी भी टैक्सेबल है, मिनिमम अकाउंट बैलेंस भी टैक्सेबल है, लॉकर रेंट भी टैक्सेबल है। ओके, तो ये सारी चीजें टैक्सेबल। सिर्फ इंटरेस्ट इनकम इज एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट और डिस्काउंट। अभी बैंक ने ऑब्वियसली कुछ तो परचेजेस किया रहेगा, बैंक ने कुछ तो परचेजेस किया ही रहेगा पूरे महीने में, पूरे साल में। ओके, तो गवर्नमेंट सेस जितना भी आपका आईटीसी है, कॉमन आईटीसी, ओके, जितना भी आपका कॉमन आईटीसी है, मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाइड बाय एग्जेम्प्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। ओके, एफ मतलब फुल टर्नओवर, दैट इज टोटल टर्नओवर। तो जितना भी आपका आईटीसी रहेगा पूरे महीने का, वो आईटीसी को आप किससे मल्टीप्लाई करो, जितना भी आपने इंटरेस्ट इनकम अर्न किया, दैट इज एग्जेम्प्ट इनकम, क्वेश्चन में दिया रहेगा, अपॉन टोटल। टोटल मतलब एग्जाम प्लस टैक्सेबल। ओके, एग्जाम प्लस टैक्सेबल। तो जो भी आपको आंसर आएगा उसका आईटीसी आप लोग मत लेना, तो बचा हुआ आईटीसी आप लोग क्लेम कर सकते हो। समझ में आया? ये वाला जो रूल है, इसको हम लोग ऑप्शन नंबर 1 से जानेंगे अब से। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 इज वेरी सिंपल। जितना भी आपके पास आईटीसी है, उस आईटीसी को आपको क्या करना है, एग्जेम्प्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर करना है। जो भी आंसर आएगा उसका आईटीसी आपको नहीं लेना है, नहीं लेना है। क्योंकि हम लोग किसका प्रोपोर्शन निकाले, एग्जेम्प्ट का, तो आईटीसी नहीं लेना है। क्लियर है पॉइंट? आया समझ में? ठीक है। अभी सेकंड ऑप्शन देखते हैं। दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 लिखा है मतलब दो ऑप्शन होंगे ही, तभी तो ऑप्शन 1 है। अब ऑप्शन 2 समझेंगे। ऑप्शन 2 इज एज पर रूल नंबर 38। ऑप्शन 2 इज एज पर रूल नंबर 38। अब रूल नंबर 38 ये कहता है कि इन एलिजिबल आईटीसी आप लोग मत लो। हम लोग वैसे भी नहीं ले रहे थे। ओके, इन एलिजिबल आईटीसी क्या होता है? इन एलिजिबल आईटीसी का मतलब होता है जो हम लोग आगे जा करके पढ़ने वाले हैं अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। ठीक है, तो उसका आईटीसी तो हम लोग को ऑप्शन 1 में भी नहीं मिल रहा था, ऑप्शन 2 में भी नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, जो भी आपने खुद के ही ब्रांच से खरीदा है, ओके, जो भी परचेजेस आपने खुद के ही ब्रांच से किया है, ठीक है, ओन ब्रांच परचेजेस, दैट इज डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेम रजिस्ट्रेशन के अंदर से परचेज किया, नहीं, डिस्टिंक्ट। तो ही तो सप्लाई माना जाएगा, खुद के ही रजिस्ट्रेशन से किया तो सप्लाई माना ही नहीं जाएगा। तो ओन ब्रांच से अगर परचेस किया है तो उसका आपको पूरा आईटीसी दिया जाएगा, पूरा आईटीसी दिया जाएगा। 100% आईटीसी कैन बी अवेल्ड, 100% आईटीसी कैन बी अवेल्ड। ओके, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना भी बैलेंस आईटीसी है, ओके, जितना भी बैलेंस आईटीसी है, उस बैलेंस आईटीसी का आपको सिर्फ और सिर्फ 50% मिलेगा। 50% ऑफ आईटीसी कैन बी अवेल्ड, 50% ऑफ आईटीसी कैन बी अवेल्ड, एंड रेस्ट 50%, रेस्ट 50% वुड लैप्स। लैप्स मतलब नहीं मिलेगा। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग को क्लैरिटी मिले। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग इनएलिजिबल आईटीसी से स्टार्ट करते हैं। मान के चलो कि ये आईटीसी है जो बैंक ने इनकर किया, हाँ, ये कॉलम में आईटीसी। अब यहाँ पर मैं परचेज लिख रहा हूँ, इन एलिजिबल है कुछ जो बैंक ने इनकर किया हुआ है, से 17,000। ओके, पंजाब नेशनल बैंक पंजाब से हमको बिल आया, हमको मतलब महाराष्ट्र का पंजाब नेशनल बैंक को एक बिल आया जिसके ऊपर आईटीसी का अमाउंट था 35,000 रुपीज। ओके, एंड अदर परचेजेस, अदर परचेजेस, अदर परचेजेस के ऊपर फॉर एग्जांपल 1,20,000 का आईटीसी। नाउ क्वेश्चन अराइजेस हम लोग को, एज पर ऑप्शन नंबर 2 कितना आईटीसी मिलेगा? इनएलिजिबल है तो इसका तो कुछ भी नहीं मिलेगा।
पंजाब नेशनल बैंक से जो खरीदा है, इसका पूरा पूरा आईटीसी आपको मिलेगा। एंड जो बचा हुआ है उसका सिर्फ 50% मिलेगा, दैट इज 60,000। सो नेट कितना मिलेगा आईटीसी? 95,000 आईटीसी मिलेगा, एज पर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 का डिस्कशन कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 के लिए हम लोग के पास एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, दैट इज एग्जेम्प्ट टर्नओवर 10 लाख एंड टैक्सेबल टर्नओवर 15 लाख। एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन। ओके, चलो ऑप्शन 1 की बात करते हैं। ऑप्शन 1 में हम लोग को इनएलिजिबल आईटीसी कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, अब जो टोटल परचेज था अपना, दैट इज 35,000 प्लस 1,20,000, कितना आता है? इट इज 1,55,000 इनटू ई अपॉन एफ, दैट इज एग्जेम टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। इतना आईटीसी हमको नहीं मिलेगा। तो कितना आंसर आ रहा है जरा देखो तो आप लोग। 1,55,000 डिवाइड बाय 25 इंटू 10, 62,000 आंसर आ रहा है। तो 62,000 का हम लोग को आईटीसी नहीं मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा? आईटीसी हम लोग को मिलेगा 1,55,000 माइनस 62,000, दैट इज 93,000। सबको समझ में आएगा दोनों ऑप्शन? ओके, फर्स्ट ऑप्शन में 93,000 मिलेगा, सेकंड ऑप्शन में 95,000 मिलेगा। अच्छा, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हम लोग को साल में एक बार ही यूज करना है। मतलब कि अगर आपने ऑप्शन 1 यूज किया है फ्रॉम द बिगिनिंग, तो पूरा फाइनेंशियल ईयर में आपको ऑप्शन 1 ही यूज करना है। अगर आपको दूसरे ऑप्शन में जाना है, तो आपको फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि यू आर गोइंग फॉर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रूल नंबर 38। क्लियर है सभी को? पॉइंट्स समझ में आया है? ओके, आगे बढ़ेंगे अभी। सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5। ओके, नया सबसेक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन विच गिव्स द लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी। मतलब कि कोई कोई केसेस में रिसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलता। ओके, तो कौन से केसेस हैं, वो यहाँ पर हम लोग सारे डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 में। एंड यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट भी है, तो वो भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अब सेक्शन नंबर 17(5) जो स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है इस तरीके से: नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 कॉमा 18 सबसेक्शन 2। ओके, मतलब यहाँ पर ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर सेक्शन 16(2), दैट इज द कंडीशंस टू अवेल आईटीसी। ओके, मतलब कि सेक्शन 16 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 16 में लिखा हुआ है कुछ कुछ कंडीशंस आप फुलफिल करेंगे तो आपको हम लोग क्या दे देंगे? आईटीसी दे देंगे। लेकिन दिस सेक्शन ओवरराइड्स सेक्शन 16(2). तो दिस सेक्शन ओवरराइड्स का मीनिंग ये होता है कि अगर किसी चीज का आईटीसी सेक्शन नंबर 17 के हिसाब से अगर आपको नहीं मिल रहा है, 17(5) के हिसाब से आपको नहीं मिल रहा है, तो उस चीज के लिए अगर आप सब कंडीशंस फुलफिल भी करोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं। मान के चलो कि कार अगर आपने परचेस किया, ओके, कार अगर आपने परचेस किया, इट इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5, ऐसा मान के चलो फिलहाल के लिए। ओके, कार परचेस किया, आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन सेक्शन 16 के सारे कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हो। कार परचेस किया, उसका टैक्स इनवॉइस है। कार परचेस किया, कार आपको मिल चुका है। कार परचेस किया, सप्लायर ने टैक्स भरा है। कार परचेस किया, आपने 3B में आईटीसी भी लिया है। कार परचेस किया, सप्लायर ने GSTR 1 में बताया, एंड इट इज नॉट इन द रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी। ओके, 6 कंडीशंस आपने इस कार से रिलेटेड सारे के सारे फुलफिल कर लिए हैं, सारे के सारे फुलफिल किए। पर 17(5) बोलता है आईटीसी नहीं मिलेगा, तो कौन सा प्रिवेल करेगा? सेक्शन 17(5) बोल रहा है नहीं मिलेगा, 16 बोल रहा है सब कंडीशन फुलफिल करो, ले लो आईटीसी। आंसर इज सेक्शन नंबर 17(5) वुड प्रिवेल ओवर सेक्शन नंबर 16। ठीक है, ये सेक्शन प्रिवेल करेगा। प्रिवेल करेगा का मतलब होता है कि दिस सेक्शन वुड हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर ऑल द कंडीशंस। ओके, तो सेक्शन नंबर 17(5) इज इंपॉर्टेंट। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला,
मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन having sitting capacity, having sitting capacity not more than 13, not more than 13 except, ओके अभी मैं यहाँ पर एक्सेप्शन भी लिख लेता हूँ, उसके बाद अपन एक साथ पूरा डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे अच्छे से। एक्सेप्ट फर्दर सप्लाई, सेकेंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, एंड थर्ड इज imparting ट्रेनिंग बाय ड्राइविंग स्कूल। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले तो लिख लिया, सेक्शन लिख लिया है, सबसे पहला पॉइंट। अभी इसको एक एक वर्ड को हम लोग एनालाइज करेंगे। सबसे पहला, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस पढ़ रहे हैं। ओके, मतलब ये नेगेटिव लिस्ट है, नेगेटिव लिस्ट मतलब इन सब चीजों की खरीदी पर आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, सबसे पहला, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग सीटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन 13। तो यहां पर कहा जाता है मोटर व्हीकल अगर होगा एंड वो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन का, तो आईटीसी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट सम सिचुएशंस। ओके, तो मोटर व्हीकल अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का रहेगा, ओके अगर मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का रहेगा तो आईटीसी मिल जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? रेस्ट्रिक्शंस कहां पर दिया इन लोगों ने? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन में रेस्ट्रिक्शन डाला, देखो यहां पर दिख रहा है। उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला चीज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का अगर व्हीकल रहेगा तो आईटीसी मिलने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए अगर आप लोगों ने व्हीकल खरीदा है तो आपको आईटीसी मिलेगा। ओके सर, क्या हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन वाला गाड़ी गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में यूज करेंगे तो आईटीसी मिलेगा? आंसर इज नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल, अगर सेंट्रो कार खरीदी, दैट वाज डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, लेकिन सर हम सेंट्रो कार में इंसान जाने ही नहीं वाले, सेंट्रो कार में हम सिर्फ गुड्स का ही ट्रांसपोर्टेशन करने वाले हैं, तो सर यहाँ पर आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? आंसर इज आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दिस मोटर व्हीकल वॉज डिजाइन टू कैरी पर्सन। ओके, इंसानों को लेके जाने के लिए बनाया गया था, लेकिन आप लोग अगर इसमें गुड्स को लेके जाओगे तो आईटीसी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, यहां पर कहते हैं मोटर व्हीकल होना चाहिए। मोटर व्हीकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटर व्हीकल? मोटर व्हीकल का जो मीनिंग होता है वो मोटर व्हीकल एक्ट से आना चाहिए। ओके, मोटर व्हीकल का जो मीनिंग है मोटर व्हीकल एक्ट से आएगा। ओके, मोटर व्हीकल एक्ट 1981। अब मोटर व्हीकल का मीनिंग ये होता है ऐसा व्हीकल जिसका यूज रोड पे चलने के लिए बनाया हुआ है। ओके, जो रोड पे चलने के लिए यूज होने वाला है उसको मोटर व्हीकल बोलेंगे। ओके, जैसे ये बस है, ये कार है, अभी मैं ट्रक बना रहा हूँ, ट्रक हो गया। ओके, तो ये सब मोटर व्हीकल है। तो सर सबके सब गाड़ी तो रोड पे चलने के लिए बनी हुई है? आंसर इज नो। अगर आप लोग को याद रहेगा कि जो सीमेंट को मिक्स करने के लिए मशीन होती है, मालूम है, एक ग्राइंडर टाइप होता है, ऐसा गोल गोल घूमता है, सीमेंट का ही रहता है देखो। तो सीमेंट एंड रेती को मिक्स करने के लिए एक मशीन ऐसा घूमता रहता है। तो वो जो मशीन है वो कहाँ पर काम करने के लिए बना है? क्या रोड पे चलने के लिए बना है या फिर कंस्ट्रक्शन के साइट पर काम करने के लिए बना है? आंसर इज कंस्ट्रक्शन के साइट पे काम करने के लिए बना है, नॉट फॉर रनिंग ऑन रोड। तो यहाँ पर उस कंस्ट्रक्शन के काम में आने वाली जो व्हीकल है वो हो गई, या फिर जेसीबी क्रेन, मालूम है, जो खुदाई का काम करने के लिए काम आता है। सो जेसीबी को हम रोड पे कितना भी घुमा ले कुछ मतलब का नहीं है जब तक वो कंस्ट्रक्शन के साइट पर काम नहीं कर रहा है। सो जेसीबी क्रेन का जो यूजेज है इट इज फॉर
फॉर कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर जेसीबी, क्रेन, डंपर, टिपर, ग्राइंडर, तो ये सब चीजें मोटर व्हीकल के डेफिनेशन से बाहर है। तो सर मोटर व्हीकल के डेफिनेशन से अगर कुछ चीजें बाहर है तो उसका आईटीसी मिलेगा? यस, डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग का डिस्कशन इस पर्टिकुलर सेक्शन में इट इज फॉर मोटर व्हीकल जो गुड्स के, सॉरी, जो रोड पे चलने के लिए बना हुआ है, दैट इज ट्रक हो गया, कार हो गया, बस हो गया, इन सब चीजों का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, इससे हमने क्या सीखा? गुड्स का रहेगा तो आईटीसी मिल जाएगा। ओके। तो सर क्या पर्सन का रहेगा तो नहीं मिलेगा? आंसर इज डायरेक्टली नहीं बोल सकते। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन का रहेगा तो मिलेगा या नहीं, डायरेक्टली नहीं बोल सकते। ओके, कैसे बोल सकते हैं, आइए जानते हैं। अब मैं यहाँ पर एक चार्ट बना रहा हूँ, वो चार्ट से समझेंगे। अगर कोई चीज मोटर व्हीकल है ही नहीं, ओके, कोई चीज अगर मोटर व्हीकल है ही नहीं, मोटर व्हीकल अगर नहीं है, तो आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? आंसर इज आईटीसी मिलेगा। ओके। लेकिन अगर कोई चीज मोटर व्हीकल है, इफ सम गाड़ी इज मोटर व्हीकल, ओके, तो इस केस में हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा? इस केस में चेक करना पड़ेगा कि ये मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए बना है या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए। ओके। अगर गुड्स के लिए बना है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। ओके, कोई टेंशन नहीं। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए बना है तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि व्हीकल का उस पर्टिकुलर व्हीकल का सीटिंग कैपेसिटी कितना है, दैट इज अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी कितना है। ओके, अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी चेक किया जाएगा। इफ अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी इज नॉट मोर देन 13, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 13। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर क्या चेक करना पड़ेगा? हम लोग को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि क्या एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा है कि नहीं। ओके, एक्सेप्शंस में अगर फॉल करेगा तो आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर एक्सेप्शंस में फॉल नहीं कर रहा है, ओके, अगर एक्सेप्शंस में फॉल नहीं कर रहा है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके। लेकिन अगर अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा की है, ओके, तो इस केस में आपको आईटीसी दिया जाएगा। ओके, अभी हर एक का एक एक एग्जांपल लेंगे ताकि आप लोग को एकदम क्लैरिटी मिले। एक्सेप्शंस क्या है ये तो हम लोग बाद में डिस्कस करने ही वाले हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल को मैं अलग अलग कलर से लिखता हूँ। हाँ, ग्रीन कलर से एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। मोटर व्हीकल नहीं है, इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया? डंपर, टिपर, जेसीबी, क्रेन। ओके, ये सब मोटर व्हीकल के डेफिनेशन से बाहर है। ओके, तो इन सभी का आईटीसी हमको मिल जाएगा। ओके, सेकंड, मोटर व्हीकल विच आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मतलब ट्रक वगैरह अगर आपने खरीदा हुआ है, ट्रक हो गया, टेम्पो हो गया, ओके, अपना ये छोटा हाथी मालूम है, टाटा एस छोटा हाथी, तो ये सब अगर आपने गाड़ी खरीदा, इसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। ओके। फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है। ओके, 13 से कम है। अभी के लिए आप भूल जाओ कि एक्सेप्शंस आपको मालूम है। ठीक है, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, सेंट्रो कार। आपने सेंट्रो कार खरीदा, चाहे बिजनेस पर्पस के लिए खरीदो फिर भी आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सेप्शंस में फॉल करेंगे तो मिलेगा। एक्सेप्शंस क्या होता है समझेंगे जस्ट 2 मिनट्स मोर। ओके, सेंट्रो कार का सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने बस खरीदा, ओके, बस इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन ओनली, ओके, तो बस खरीदा, उसका आईटीसी दिया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अभी गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग लेस देन 13 सीटिंग कैपेसिटी वालों को आईटीसी नहीं देंगे। लेकिन अगर डायरेक्टली हम ऐसा बोलेंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी बढ़ जाएगा। कैसे? क्योंकि जिन लोग का ये बिजनेस है, ओके, सेंट्रो कार खरीद के सेंट्रो कार बेचना, ये अगर बिजनेस है तो उन लोग को तो सब आईटीसी कॉस्ट बन जाएगा, तो एमआरपी और बढ़ जाएगा। ओके, तो गलत होगा ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक्सेप्शंस बनाया है। सो देर आर 3 एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस कहां पर चेक करना है समझ में आया क्या? हर जगह पे एक्सेप्शन चेक नहीं करना है।
एग्जेम्पशन वहीं पर चेक करना है जहां पर सिटिंग कैपेसिटी 13 से कम है। जहां पर सिटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है वहीं पर एक्सेप्शन चेक करना। अगर सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है तो कोई एक्सेप्शन चेक करने का जरूरत नहीं है। एक्सेप्शंस चेक कहां पर करना है, जब भी सिटिंग कैपेसिटी 13 से कम है उसी में एक्सेप्शन चेक करना। ठीक है, लोग क्या करते हैं, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ी में एक्सेप्शन चेक करते हैं, भाई वो एक्सेप्शन है ही नहीं। एक्सेप्शन क्या, वो सेक्शन के ही बाहर है। ओके, तो एक्सेप्शन कहां पर चेक करना है, जहां पर 13 सीटिंग कैपेसिटी से कम रहेगा वहां पर एक्सेप्शन चेक करना है। एक्सेप्शंस आइए समझते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन, मोटर व्हीकल परचेज्ड फॉर फर्दर सप्लाई। मोटर व्हीकल परचेज्ड फॉर फर्दर सप्लाई। ओके, इसका एनालिसिस करते हैं। आपने एक व्हीकल परचेज किया, सेंट्रो। देखो मैं सेंट्रो का ही एग्जांपल लूंगा, ट्रक का नहीं लूंगा, क्योंकि एक्सेप्शन हमको कब देखना है, जब 13 सीटिंग कैपेसिटी से कम होगा। तो सेंट्रो कार खरीदा, अब फर्दर सप्लाई में हम इसको यूज करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्दर सप्लाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्दर सप्लाई? कम ऑन एवरीवन। फर्दर सप्लाई का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ बेचना। सप्लाई इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल और डिस्पोजल। ओके, मतलब कि अगर आप लोग सप्लाई वगैरह करने के लिए, मतलब आपका बिजनेस ही कार को बेचने का है, कार को भाड़े पर देना है, कार को रेंट पे देना है, यही आपका बिजनेस है। उसके लिए आपने अगर कार को खरीदा है, आपको आईटीसी दिया जाएगा, इवन इफ द सिटिंग कैपेसिटी इज लेस देन इक्वल टू 13। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट एक्सेप्शन, अब यहां पर मैं पूरा लिस्ट रफ करता हूँ। थोड़ा स्पेस चाहिए ना इसके लिए। ओके, सेकंड एक्सेप्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर मतलब कि हम लोग का बिजनेस होना चाहिए पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का। ओके, यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर होता है स्टूडेंट का, वो सुनो। क्वेश्चन में तुम लोग को आता है इस तरीके से, मोटर व्हीकल दैट इज कार परचेज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय, परचेज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय। एंड स्टूडेंट क्या करता है, एम्प्लॉय को पैसेंजर मान करके आईटीसी अलाउ करता है, लेकिन गलत है। ठीक है, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन के कार के लिए आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा इसलिए क्योंकि एम्प्लॉय इज नॉट माय पैसेंजर। पैसेंजर नहीं है। पैसेंजर कौन होता है? जिससे हम लोग भाड़ा कलेक्ट करते हैं। क्या हम लोग एम्प्लॉय से भाड़ा कलेक्ट करते हैं? नहीं, हम लोग का बिजनेस नहीं है वो। ओके, हम लोग स्पेसिफिक काम करने के लिए मोटर व्हीकल परचेज किया है। ओके, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो यहाँ पर आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों ने इसके जगह पे एक मोटर व्हीकल खरीदा दैट इज बस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय, बोलो आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? आंसर इज आईटीसी मिलेगा, क्योंकि एक्सेप्शन देखने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सिटिंग कैपेसिटी ऑफ बस इज मोर देन 13। 13 से ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी है, इसीलिए हम लोग को एक्सेप्शन में आने का जरूरत है ही नहीं। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर। समझ में आ रहा है क्या? सबको क्लियर है क्या? ठीक है, अभी ट्रांसपोर्ट पैसेंजर मतलब, अगर आपने फॉर एग्जांपल कार खरीदा, उसमें मीटर वगैरह डाल दिया। ओके, चलो ठीक है, मीटर का एग्जांपल नहीं लेंगे क्योंकि मीटर का जो मीटर कैब रहता है वो एग्जेम्प्ट है। आपने नॉर्मल कार खरीदा, आपने पैसेंजर्स को बिठाना शुरू किया। ओके, फॉर एग्जांपल मुंबई से लेकर के आप लोग नागपुर तक ट्रैवल किए। ओके, आपने कुछ तो फेयर कलेक्ट किया, अभी नागपुर से वापस मुंबई आओगे, वापस से कुछ फेयर कलेक्ट किया। मतलब कि आप लोग का बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, उसके लिए आपने कार खरीदा है, तो यहाँ पर आईटीसी आपको दिया जाएगा। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर नो। समझ में? थर्ड एक्सेप्शन,
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किसी ड्राइविंग स्कूल ने कार खरीदा, ओके, अगर ड्राइविंग स्कूल ने कार खरीदा, बाद में वो लोग क्या करते हैं, उस कार को वो लोग कस्टमाइज करते हैं, उस कार को वो लोग क्या करते हैं, कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं? ब्रेक, ओके, ब्रेक एंड क्लच वो उस बाजू पे डालते हैं, ठीक है, जो ड्राइवर का सीट रहता है, अपना ड्राइवर नहीं, ड्राइवर के बाजू में जो सिखाता है टीचर, उसके पैर के नीचे ये सब डाला जाता है। तो उसको हम लोग कस्टमाइजेशन बोलते हैं, लेकिन जब खरीदते हैं तब तो मोटर व्हीकल ही है। तो यहाँ पर अगर ड्राइविंग स्कूल परचेस कर रहा है तो उसको आईटीसी दिया जाए। समझ में आया? तो एक बार क्विकली रिकैप करवाता हूँ ये वाला। मोटर व्हीकल डिजाइन्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन का आईटीसी अपने को नहीं मिलेगा, ओके, लेकिन हम लोग को गुड्स का तो मिल जाएगा। पहली बात तो जो मोटर व्हीकल नहीं है उसका मिल जाएगा, जो मोटर व्हीकल है पर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए है उसका भी मिल जाएगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन का है, ओके, 13 सीटिंग कैपेसिटी से ज्यादा का है तो मिल जाएगा। 13 सीटिंग कैपेसिटी या उसके कम का है तो हमको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एक्सेप्शन में फॉल करेंगे तो मिल जाएगा। एक्सेप्शंस क्या है? सबसे पहला, कार खरीदा बेचने के लिए, भाड़े पर देने के लिए, लीज पे देने के लिए, बार्टर में देने के लिए, आईटीसी मिलेगा। सेकंड, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने कार खरीदा, आईटीसी मिलेगा। थर्ड, अगर आप लोग का ड्राइविंग स्कूल है एंड आपने कार खरीदा तो आपको भी आईटीसी दिया जाएगा। समझ में आ गया पॉइंट? सबको क्लियर है? सबसे पहला हमने पढ़ा, ऐसे 10 है, पहला क्लियर है? ओके, लेट अस लर्न द सेकंड वन। सेकंड, वेसल और एयरक्राफ्ट। वेसल और एयरक्राफ्ट मतलब अगर आप लोगों ने जहाज खरीदा, वेसल मतलब शिप, ओके, अगर आपने जहाज खरीदा या फिर हवाई जहाज खरीदा दैट इज एयरक्राफ्ट, ओके, एरोप्लेन। तो यहाँ पर शिप का या फिर एरोप्लेन का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन इसके चार एक्सेप्शन हैं, ओके, चार एक्सेप्शन। मतलब इन चारों एक्सेप्शन में से आप किसी में भी फॉल करेंगे तो आपको आईटीसी दिया जाएगा। तो एक्सेप्शंस क्या है वो सुन लेते हैं। अब एक्सेप्शन में सबसे पहला, सेम जो अपन ने पहले तीन सीखे वो तो सेम ही है, दैट इज फर्दर सप्लाई। मतलब आपने शिप खरीदा शिप बेचने के लिए, प्लेन खरीदा प्लेन बेचने के लिए, भाड़े पर देने के लिए, तो आईटीसी मिलेगा। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मतलब अगर समझो स्पाइस जेट ने खरीदा, ओके, अपने पैसेंजर्स को मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से कानपुर वगैरह वगैरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आईटीसी मिलेगा। थर्ड, अगर ट्रेनिंग के लिए खरीदा है, ओके, फॉर ट्रेनिंग पर्पस, तो भी आईटीसी मिलेगा। एंड द लास्ट वन, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए खरीदा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, तब भी आईटीसी दिया जाएगा। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए देगा तो भी आईटीसी दिया जाएगा। आया है समझ में? क्लियर है क्या? तो यहाँ पर बचा क्या? एकदम सिंपल, प्राइवेट जेट अगर कोई खरीदता है, ओके, जो अमीर लोग होते हैं वो प्राइवेट जेट खरीदते हैं तो उसमें खुद ही जाते हैं। तो यहाँ पर पैसेंजर के लिए नहीं है, बेचने के लिए नहीं, कोई सीख नहीं रहा है, एंड गुड्स भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है ना? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का एक एग्जांपल देता हूँ। अगर फेडेक्स ने एक प्लेन खरीदा, ओके, फेडेक्स ने अगर एक प्लेन खरीदा, फेडेक्स ने प्लेन क्यों खरीदा है? अपना जो कार्गो रहता है वो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर इंपोर्टेशन के लिए, तो गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए खरीदा हुआ है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, विद इन इंडिया भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, तो विद इन इंडिया भी हो गया। तो यहाँ पर फेडेक्स ने अगर प्लेन खरीदा है तो यहाँ पर आईटीसी मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? चलो थर्ड पॉइंट पे जाते हैं अभी। थर्ड, सर्विसेस इन रिलेशन टू, सर्विसेस इन रिलेशन टू मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल। ठीक है, मतलब कि आपने मोटर व्हीकल तो खरीद लिया, अब मोटर व्हीकल अगर खराब होता है तो आपको कुछ सर्विस लेना पड़ेगा, यस और नो? जैसे रिपेयरिंग सर्विस। ठीक है, आपने रिपेयरिंग सर्विस लिया, आपने जनरल इंश्योरेंस करवाया,
ओके, तो ये सब सर्विसेज जो हम लोग करवाते हैं ऑन मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल, क्या इन सभी का आईटीसी हमको दिया जाएगा या नहीं, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? मान के चलो कि आपने एक मोटर व्हीकल खरीदा था, एक कार खरीदा। ओके, कार खरीदा। कार का मैं यहाँ पर पर्पस लिख रहा हूँ। पर्पस वॉज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने कार खरीदा। यू हैव परचेज्ड द कार फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस whether you are eligible to avail ITC on the purchase of this car. आंसर इज नो। आप लोग को कार के परचेज का आईटीसी नहीं मिला। अभी अज्यूम करते हैं कार खराब हुआ। ओके, योर कार गॉट डैमेज्ड। सो नाउ यू went into garage for repairing this car. Okay, you went into garage. Now here garage would provide you repairing services. Okay, garage would provide you repairing services. Now the question arises whether garage charging GST on these repairing services, would ITC be available on this GST paid for repairing? Okay, and the answer would be dependent upon whether originally purchased car has availed ITC or not. ओके, मतलब कि आपने जब ओरिजिनली कार परचेस किया तब उसका आईटीसी मिला था या नहीं मिला था, उसके ऊपर आंसर डिपेंडेंट है। अगर आपने जब कार खरीदा तब आपको क्या आईटीसी मिला था? अगर आईटीसी नहीं मिला था तो उसके बाद जब कभी भी वो खराब होगी एंड जीएसटी गैरेज वाला चार्ज करेगा, तब भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? लेकिन अगर आपने कार खरीदा था फॉर सेलिंग द कार, तब आपको कार का आईटीसी दिया गया था। ओके, और अगर फिर कार खराब होती है, जो आपका बायर है वो आपके पास आता है, तो उस केस में उस रिपेयरिंग का आईटीसी भी आपको मिलेगा। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर। अगर आपने कार खरीदा था फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, आपको आईटीसी मिला था। अभी वो कार अगर खराब हो गई तो आईटीसी मिलेगा क्या रिपेयरिंग सर्विसेज का? आंसर इज यस, मिलेगा। क्योंकि जब कार खरीदा तब आईटीसी दिया गया है, तो उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज होंगी उसका भी आईटीसी मिलेगा। आ रहा है क्या समझ में? आई होप द डिस्कशन इज वेरी क्लियर नाउ। हाँ, अब इसमें और एक पॉइंट है, वेरी सिंपल पॉइंट। ये पॉइंट है मैन्युफैक्चरर के रिलेटेड। ये पॉइंट है मैन्युफैक्चरर के रिलेटेड। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस पॉइंट मीन। मैंने एक कार मैन्युफैक्चर किया, मैंने कार को सेल किया। ओके, आई हैव सोल्ड द कार। ठीक है, मैंने बोला 1 ईयर के वारंटी में, दिस कार इज इन द वारंटी पीरियड ऑफ 1 ईयर। दिस मीन्स इफ कार गेट्स डैमेज्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, what I will do is I would provide free repair services to the customer. Okay, if car gets damaged within 1 year, what I will do? I will repair this car freely. I will repair this car freely for the customer. So for example, यहाँ पर अगर कार खराब होता है, कस्टमर हमारे पास वापस आया, हम मैन्युफैक्चरर है ना, कस्टमर हमारे पास वापस आया कार लेकर के, बोला कि सर 1 ईयर तो हुआ ही नहीं है, इट इज लेस देन इक्वल टू 1 ईयर एंड कार गॉट डैमेज, कार खराब हो गया। अब आप हमको रिपेयरिंग सर्विसेज फ्री में करके दो। तो हमने क्या किया, एक गैरेज में इस गाड़ी को भेजा। ओके, एक गैरेज में हमने इस गाड़ी को भेजा, सोडी गैरेज में। ओके, सोडी गैरेज में हमने इस गाड़ी को भेजा। अभी सोडी ने क्या किया, सोडी ने हमारे ऊपर एक बिल बनाया, रिपेयरिंग सर्विसेज, ओके, प्लस जीएसटी। रिपेयरिंग सर्विसेज प्लस जीएसटी। अभी हमने आगे चार्ज नहीं किया। एवरीवन कम ऑन, हमने आगे चार्ज किया क्या? नहीं चार्ज किया। क्यों चार्ज नहीं किया? बिकॉज दिस कार वॉज इन द वारंटी पीरियड। सो हमने कुछ चार्ज किया ही नहीं। तो क्या हमको इसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? आंसर इज आईटीसी मिलेगा, क्योंकि वी वेर द मैन्युफैक्चरर। वी वेर द मैन्युफैक्चरर। ओके, हम लोग चार्ज करते तो भी आईटीसी मिलता, हम लोग चार्ज नहीं करेंगे तो भी आईटीसी मिलता, बिकॉज वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस कार। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर नाउ।
आया है समझ में? ओके। सो अपना कितना पॉइंट हुआ? 3 पॉइंट हुआ। सबसे पहला मैं वापस से रिपीट करता हूँ। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का रहेगा तो मिल जाएगा। अगर पर्सन का रहेगा तो सिटिंग कैपेसिटी 13 के ऊपर रहेगा तो स्ट्रेट अवे मिल जाएगा। सिटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम रहेगा तो एक्सेप्शन में फॉल करेगा तो मिलेगा। व्हाट आर द एक्सेप्शन? सबसे पहला फर्दर सप्लाई, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, थर्ड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग। ओके, ट्रेनिंग बाय ड्राइविंग स्कूल्स। सेकंड, अगर वेसल और एयरक्राफ्ट खरीदा तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग का चार एक्सेप्शन में फॉल करते तो मिल जाएगा। फर्दर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, एंड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और नेविगेशन ऑफ एयरक्राफ्ट और वेसल, एंड फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, तीसरा सर्विसेज इन रिलेशन टू वेसल और एयरक्राफ्ट। ओके, मतलब कि अगर गाड़ी खराब हुआ, मोटर व्हीकल खराब हुआ, वेसल खराब हुआ, जहां हवाई जहाज खराब हुआ, तो इन सब का जो रिपेयरिंग सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विस है, इन सभी का आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? आंसर इज डिपेंडेंट अपॉन whether ITC was available on the purchase of motor vehicle or not। अगर मोटर व्हीकल का आईटीसी मिला था तो उससे रिलेटेड रिपेयर्स का भी आईटीसी मिल जाएगा। आया समझ में? ठीक है। अब हम लोग फोर्थ के यहाँ पर बढ़ते हैं। सेक्शन 17(5)(b), दैट इज FOB HCl स्क्वायर। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, FOB HCl स्क्वायर। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। ये नया सबसेक्शन है। F stands for food and beverage, दैट इज खाना पीना। ओके, बेवरेज मतलब कि जो भी आपका ड्रिंक्स रहता है, मालूम है, स्प्राइट, कोक, मिरिंडा, फेंटा, वो सबको बेवरेज बोलते हैं। ओ स्टैंड्स फॉर आउटडोर केटरिंग। आउटडोर केटरिंग का मीनिंग होता है, अगर कोई कंपनी है जिसने एक केटरर को हायर किया है फॉर प्रोवाइडिंग ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग स्नैक्स फॉर इट्स एम्प्लॉय, तो एक थर्ड पार्टी केटरर है जो कंपनी को सर्विस देता है आउटडोर केटरिंग का बाय गिविंग द फूड टू एम्प्लॉयज, तो इस सर्विस को हम क्या बोलते हैं? आउटडोर केटरिंग। मतलब कि हम लोगों ने इन हाउस नहीं रखा है केटरिंग, किसी को आउटसोर्स किया। बी स्टैंड्स फॉर ब्यूटी सर्विसेज। ब्यूटी सर्विसेज का मतलब, अगर मान के चलो कि रिलायंस में कोई अवार्ड फंक्शन होने वाला है, तो रिलायंस ने क्या किया? लुकवेल सलून या फिर जावेद हबीब, ओके, उस सलून वाले को हायर किया। बोला कि कल हम लोग के यहाँ पर अवार्ड फंक्शन है, आप क्या करो, सारे जेंट्स एंड लेडीज को एकदम अच्छे से फेशियल हो गया, मेकअप हो गया, ठीक है, आई लैशेस हो गया, जो कुछ भी उनको करवाना है, वैक्सिंग वगैरह, वो सब करवा के दो। तो ब्यूटी सर्विसेज आप प्रोवाइड करो। तो रिलायंस हैज टेकन ब्यूटी सर्विसेज फ्रॉम जावेद हबीब और लुकवेल सलोन। एच स्टैंड्स फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज है। एच स्टैंड्स फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज। ओके, तो हेल्थ केयर सर्विसेज जो भी प्रोवाइड होता है, फॉर एग्जांपल कोई मल्टीनेशनल कंपनीज जो रहती हैं वो क्या करती हैं, हर एक स्पेसिफिक इंटरवल में अपने एम्प्लॉयज का चेकअप करवाती है। ओके, अज्यूम करते हैं ए लिमिटेड ने SRL डायग्नोस्टिक से अपने एम्प्लॉयज का ब्लड चेकअप करवाया, हेल्थ चेकअप करवाया, बीपी चेकअप करवाया। ओके, तो यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय SRL डायग्नोस्टिक्स टू ए लिमिटेड, तो वो हो गया हेल्थ केयर सर्विस। सी स्टैंड्स फॉर कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है, नॉर्मली जो फिल्म में एक्टर एक्ट्रेस काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग ये जो कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरीज रहता है, वो ये लोग सर्विसेज लेते हैं, इसीलिए इतने यंग दिखते हैं। ओके, जैसे शिल्पा शेट्टी। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग थोड़ा प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करवाते हैं ताकि ये लोग यंग दिखे एंड उन लोग को और भी काम मिले। एल स्क्वायर है, मतलब कि दो एल है यहाँ पर। सबसे पहला एल इज फॉर लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल
ऑन विच आईटीसी वॉज नॉट अलाउड। ये पहला एल है। पहले ये वाला एल समझते हैं, उसके बाद सेकंड एल पे जाएंगे। अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक मोटर व्हीकल खरीदा, इसका पर्पस था फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसका पर्पस था फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, बोलो इसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? आंसर इज आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या सोचा कि ये कार खरीदने से अच्छा है, एक काम करते हैं, इस कार को हम लोग भाड़े पर ले लेते हैं ताकि आईटीसी मिल जाए। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आप लोग भाड़े पर लेते हो, लीज पर लेते हो, हायरिंग पे लेते हो, उन पर्पजेस के लिए, जिन पर्पजेस के लिए आपको आईटीसी नहीं मिला था, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सॉरी, तो रेंटिंग के केस में भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, एग्जांपल देता हूं एक। आपने कार परचेस किया, ओके, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपको आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो अगर आप वही कार को भाड़े पर लोगे तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपने कार परचेस किया था सेल करने के लिए, ओके, या फिर रेंटिंग पर देने के लिए, तो आपको आईटीसी मिलेगा। लेकिन आप कार परचेस करते हो तो आईटीसी मिल रहा है, लेकिन अगर आप कार को रेंट पे लोगे फॉर प्रोवाइडिंग फर्दर रेंटिंग, तो यहां पर भी आपको आईटीसी मिलेगा, क्योंकि ओरिजिनली आपको आईटीसी मिल रहा था। ओके, कार खरीद के रेंट पे देते तो आईटीसी मिलता, इसीलिए कार को भाड़े पर लेकर के भाड़े पर दिया तो भी आईटीसी दिया जाएगा। आया है क्या समझ में? तो ये पहला एल हुआ। सेकंड एल इज फॉर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का आईटीसी आप लोग को नहीं मिलता है। एग्जाम्पल, कोई कंपनी जहां पर प्रोडक्शन होता है, ओके, हजारडस गुड्स का वगैरह, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि एम्प्लॉय के लाइफ को खतरा है। तो कंपनी ने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस लिया, एंड द प्रीमियम इज बीइंग पेड बाय कंपनी। तो यहाँ पर जो जीएसटी है वो कंपनी को चार्ज किया जा रहा है बाय एलआईसी या फिर जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है। तो यहाँ पर द कंपनीज वुड नॉट बी एलिजिबल टू अवेल आईटीसी। क्लियर है क्या पॉइंट? सबको समझ में आ गया? तो ये सब सर्विसेज जो होती है, इन सभी का आईटीसी हमको नहीं मिलता है। लेकिन लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस है। ठीक है, एक बार एफओबी एचसीएल स्क्वायर वापस से बोलेंगे। सबसे पहला फूड एंड बेवरेज, सेकंड आउटडोर केटरिंग, बी ब्यूटी ट्रीटमेंट, एफओबी हो गया, एच हेल्थ केयर सर्विसेज, सी कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, एल लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग of motor vehicle on which ITC was not allowed, and second L is for life insurance, health insurance। इन सभी का आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। सबसे पहला एक्सेप्शन इज इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई फॉर आउटवर्ड सप्लाई। ओके, इसका एग्जांपल लेता हूं। अभी हम लोगों ने देखा कि हमने अगर आउटडोर केटरिंग सर्विस लिया, अगर हमने आउटडोर केटरिंग सर्विस लिया, तो हमको आईटीसी नहीं मिल रहा है। ओके, इफ यू हैव टेकन आउटडोर केटरिंग सर्विसेज, हमको आईटीसी नहीं मिलने वाला। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अगर मैं आउटडोर केटरिंग सर्विसेज लेता हूं फॉर प्रोवाइडिंग इट इन मैरिज, ओके, मतलब किसी का शादी होने वाला है, उसमें मैं एज अ केटरर हूँ। ठीक है, उसमें मैं एज अ केटरर हूँ। तो मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट किया है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल एक केटरर हूँ, मेरे को काम मिला है इस मैरिज में क्या करना है, सबको खाना लगाने का काम मेरे को मिला है। ओके, टेबल है, यहाँ पर खाना लगाने का काम मिला है एक केटरर को। अभी एक केटरर क्या कर रहा है, ये जो खाने का ऑर्डर है उसने पीछे पास ऑन किया बी कैटरर को, क्योंकि ए कैटरर के पास उस दिन पूरा फुल्ली कैपेसिटी यूज हो चुका था, तो उसके पास नहीं था। तो यहाँ पर क्या करेगा, बी कैटरर वुड बिल टू ए कैटरर। ओके, बी कैटरर वुड बिल टू ए कैटरर, ए कैटरर वुड बिल टू दैट मैरिज वाला। ओके, मैरिज जिसका भी हो रहा है उन लोग को बिलिंग करेगा।
तो यहां पर ए केटरर के लिए बी केटरर का जो बिल है, दैट इज इनवर्ड सप्लाई, बट दिस इज नॉट फॉर इट्स ओन कंजम्पशन बट इट इज फॉर हिज आउटवर्ड सप्लाई। इसीलिए ए केटरर को इसीलिए ए केटरर को बी केटरर से आया हुआ जीएसटी का आईटीसी मिलेगा। आ गया समझ में? क्लियर? अब बी केटरर ये खाना बनाने के लिए कहीं से फूड परचेस कर रहा है। भाई खाना पीना कहीं से फूड परचेस कर रहा है, बेवरेज परचेस कर रहा है। ओके, ड्रिंक वगैरह वो खुद तो नहीं बनाएगा, कोको कोला, तो उसने परचेस किया। तो यहाँ पर क्या बी केटरर को ये फूड एंड बेवरेज का आईटीसी मिलेगा? आंसर इज यस, मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो बी केटरर है उसका बिजनेस ही केटरिंग का है, इसीलिए बी केटरर को फूड एंड बेवरेज का आईटीसी दिया जाएगा। सबको क्लियर है क्या? आया है समझ में? तो सर आईटीसी मिलेगा, कब नहीं मिलेगा? ये तो मिलेगा वाला समझ गया, कब नहीं मिलेगा? आंसर इज वेरी सिंपल। जब भी अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई बॉस है या फिर आपका कोई सीनियर है इन ऑफिस, वो आपको लेके गए हैं फॉर सम डिनर, ओके, एंड जो बिल रेस्टोरेंट से आप लोग लेने वाले हो, वो बिल आप लोग ले रहे हो कंपनी के नाम पर, ठीक है? तो यहाँ पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, मान के चलो आपने ड्यू डेट पर बहुत काम किया, इसीलिए बॉस ने खुश होकर पूरा ऑफिस को पार्टी दिया, तो रेस्टोरेंट का बिल अगर ऑफिस के नाम पे आएगा तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा। आया समझ में? ये पहला एक्सेप्शन क्लियर है सभी को? फिर हम सेकंड एक्सेप्शन की ओर बढ़ेंगे। सेकंड एक्सेप्शन, इनवर्ड सप्लाई फॉर कंपोजिट और मिक्स्ड आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई फॉर कंपोजिट और मिक्स्ड आउटवर्ड सप्लाई। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। अब मान के चलो कि अगर आप लोग इवेंट मैनेजर हो। ओके, मान के चलो कि अगर आप लोग इवेंट मैनेजर हो, इवेंट मैनेजर समझते हो इवेंट मैनेजर कौन होता है? इवेंट मैनेजर बहुत सारा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ओके, मुझे ऐसे केटरिंग भी लगवा के देता है, रेस्ट अपना, फिर पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी देता है, तो ये सब सर्विस वो कहीं से ले रहा है ना। तो इवेंट मैनेजर क्या करता है, एक केटर वाले को हायर किया। ओके, इवेंट मैनेजर ने एक रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस प्रोवाइड करने वाले को हायर किया। ओके, अब इवेंट मैनेजर क्या कर रहा है, इवेंट मैनेजर का मेन सर्विस इज नॉट गिविंग ऑन केटरिंग। ओके, केटरिंग का आउटवर्ड नहीं है उसका, इसका मेन सर्विस इज नॉट रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, बट इसका आउटवर्ड सप्लाई क्या है? इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। इसका आउटवर्ड सप्लाई है इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। ओके, तो गवर्नमेंट सेज this event manager is taking FOB HCL Square services for providing one service, that is event management. So here event manager would be entitled to ITC of FOB HCL Square purchases। आया समझ में? मतलब इवेंट मैनेजर को आईटीसी दिया जाएगा। अभी सवाल आता है कि जो कंपनी है जो इवेंट मैनेजमेंट सर्विस ले रही है, क्या इसको भी आईटीसी मिलेगा? आंसर इज यस, इसको भी आईटीसी मिलेगा। ये सेक्शन 17(5) में नहीं लिखा है इसीलिए मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट? सेक्शन 17(5) में लिखा होता तो आईटीसी ना मिलता। 17(5) में लिखा ही नहीं है कि इवेंट मैनेजमेंट सर्विस इज ब्लॉक्ड, इसीलिए इस कंपनी को भी आईटीसी मिलेगा। आ गया समझ में? एंड थर्ड एक्सेप्शन टू दिस एफओबी एचसीएल स्क्वायर इज ऑब्लिगेटरी फॉर एम्प्लॉयर। थर्ड लिख रहा हूं यहां पर, थर्ड, ऑब्लिगेटरी फॉर एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड FOB HCL Square services to employee under any law। ओके, अंडर एनी लॉ, मतलब किसी लॉ में लिखा है
कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एफओबी एचसीएल स्क्वायर में से कोई भी सर्विस देना है, इसीलिए एम्प्लॉयर ने उस सर्विस को लिया है, तो उस एम्प्लॉयर को आईटीसी मिलेगा। लेट अस टेक वन एग्जांपल। अगर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की हम बात करें, ओके, सच्ची में लिखा हुआ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की हम अगर बात करें, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके फैक्ट्री में 250 के ऊपर वर्कर काम करते हैं, ओके, तो फैक्ट्री को केटरिंग सर्विस दैट इज कैंटीन लगाना मैंडेटरी है। तो फैक्ट्री ने क्या किया, एक फैक्ट्री है जिसमें 250 के ऊपर वर्कर है, तो उस फैक्ट्री ने केटरिंग सर्विस लिया, केटरिंग सर्विस लिया, ओके। अभी यहां पर केटरिंग सर्विसेज का आईटीसी इस फैक्ट्री को मिलेगा। क्यों मिलेगा? नॉट बिकॉज की केटरिंग सर्विस फैक्ट्री ने लिया, नहीं। क्यों मिलेगा? क्योंकि फैक्ट्री ने सर्विस जो लिया है, इट इज टू कंप्लाई विद द लॉ, ओके। लॉ को कंप्लाई करने के लिए फैक्ट्री ने केटरिंग सर्विस लिया। अगर लॉ ने अनिवार्य नहीं किया होता, लॉ ने कंपल्शन नहीं किया होता, पर ये केटरिंग सर्विस लिया होता, तो आईटीसी ना मिलता। ओके, तो यहाँ पर लॉ को कंप्लाई करने के लिए अगर कोई फैक्ट्री सर्विस ले रहा है, तो उस फैक्ट्री को आईटीसी दिया जाएगा। आई होप द डिस्कशन इज टोटली क्लियर। एफओबी एचसीएल स्क्वायर, फूड एंड बेवरेज, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल ऑन विच आईटीसी वाज नॉट अलाउड, एंड लीज, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सभी का आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन तीन एक्सेप्शन: इनवर्ड सप्लाई फॉर आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई फॉर कंपोजिट एंड मिक्स्ड आउटवर्ड सप्लाई, थर्ड ऑब्लिगेटरी फॉर एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड टू एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं, इसके अंदर ही एक पॉइंट है, ट्रैवल बेनिफिट्स, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, और हेल्थ एंड फिटनेस, और हेल्थ एंड फिटनेस, इन सभी का आईटीसी नहीं मिलेगा। एक एक एग्जांपल लेते हैं। ट्रैवल बेनिफिट्स मतलब, अगर किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को बोला कि आप एक काम करो, आप घूमने जाओ, पूरा हम लोग आपका जो ट्रिप है स्पॉन्सर करेंगे, तो यहाँ पर खाने पीने का खर्चा, घूमने का खर्चा, ये सब जो बिल है, वो जो पर्सन है एम्प्लॉय, वो किसके नाम पर लेगा? कंपनी के नाम पे। तो यहाँ पर कंपनी को उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, बिकॉज कंपनी हैज प्रोवाइडेड ट्रैवल बेनिफिट्स। मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, अगर फॉर एग्जांपल कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को बोला कि आप रोटरी क्लब का सब्सक्रिप्शन ले लो, लायंस क्लब का सब्सक्रिप्शन ले लो, हर वीकेंड पे आप वहां पर जाके थोड़ा सा फ्रेश हो जाना, ठीक है, बैडमिंटन खेलो, वहां पर लाफ्टर क्लब ज्वाइन करो, योगा मेडिटेशन करो, या जो कुछ भी करो, उसके लिए मेंबरशिप ले लो, सब्सक्रिप्शन पे करो, कंपनी के नाम पर बिल ले लेना। तो यहाँ पर भले ही एम्प्लॉय कंपनी के नाम पर बिल लेगा, पर कंपनी को आईटीसी नहीं मिलेगा, बिकॉज कंपनी हैज टेकन सर्विसेज ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ क्लब। हेल्थ एंड फिटनेस मतलब, कंपनी ने, अगर समझो कंपनी में जिम रखा हुआ है, ओके, कुछ कुछ कंपनीज में जिम होता है मालूम, तो जिम वुड बिल टू कंपनी, ओके, एंड कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को एंजॉय करने को दिया, एंजॉय मतलब ऑब्वियसली हेल्थ बनाने को दिया। तो यहाँ पर हेल्थ एंड फिटनेस का आईटीसी नहीं मिलेगा, दैट इज जिम जो भी बिल करेगा कंपनी को, कंपनी वुड नॉट बी इन द पोजीशन टू अवेल आईटीसी। लेकिन इन तीनों का एक ही एक्सेप्शन, इन तीनों का एक ही एक्सेप्शन है, एन एक्सेप्शन इज ऑब्लिगेटरी फॉर एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड टू एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ। मतलब कि अगर एम्प्लॉयर ने ये जो सर्विसेज प्रोवाइड किया है, ये किसी लॉ के तहत प्रोवाइड किया, मतलब लॉ में लिखा है कि जिम होना ही चाहिए, तो प्रोवाइड किया, तो यहाँ पर आईटीसी दिया जाएगा। आया समझ में? क्लियर है? उसके अलावा नहीं मिलेगा। सो अपना एफओबी एचसीएल स्क्वायर पूरा हो गया। आगे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 17(5)(d), दैट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज क्या होता है, ये पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का मीनिंग होता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑन एन
इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, मतलब अगर आप लोग फॉर एग्जांपल ऑफिस रिनोवेशन करवा रहे हो, आपने किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप टाइल्स वगैरह लगाओ, यहाँ पर सीमेंट वगैरह जो भी खरीदी करो आप, सीमेंट को लगाओ, जो भी करना है पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया। सो यू हैव गिवन द कॉन्ट्रैक्ट, एंटायर कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का आईटीसी आपको वैसे तो नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे एक्सेप्शंस। ओके, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझ में आया? इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ बनाना, जैसे लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनाया। ओके, या फिर कुछ जगह है उसके ऊपर आपने आपने पूरा एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट किया। ओके, या फिर आपने प्लांट एंड मशीनरी बनाया, बड़ा बड़ा प्लांट एंड मशीनरी होता है मालूम है? कहाँ पर? अपना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो वो सब है, तो उसको बोलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। अभी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का आईटीसी कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, सुन। गवर्नमेंट सेस अगर आप लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कुछ बना रहे हो तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, बट एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी। मतलब के अगर आपने कंस्ट्रक्शन करवाया है प्लांट एंड मशीनरी का, तो उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप लोगों ने अदर देन प्लांट एंड मशीनरी कुछ बनाया है, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया, जैसे आपने बिल्डिंग बनाया, फैक्ट्री बिल्डिंग, आपने स्टाफ के लिए हेडक्वार्टर बनाया रहने के लिए, तो यहां पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। ओके, ट्विस्ट एकदम सिंपल। ट्विस्ट समझने से पहले हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का मीनिंग समझते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कॉस्ट को कैपिटलाइज किया, तो माना जाएगा कि कंस्ट्रक्शन हुआ है। अगर बुक्स में आपने कॉस्ट को पीएनएल में रिकॉर्ड किया, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया, तो यहां पर आपने कंस्ट्रक्शन करवाया ऐसा नहीं माना जाएगा। ओके, इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। आपने अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाया तो कौन सा जर्नल एंट्री पास करोगे? क्या रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट एंट्री डेबिट करोगे? क्या नहीं। अगर आपने बिल्डिंग बनवाया है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करोगे। गेटिंग द पॉइंट? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करोगे। इट मीन्स यू आर गोइंग टू शो इट इन फिक्स असेट्स, तो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उस बिल्डिंग पे आपने छोटा मोटा रिपेयरिंग का खर्चा किया होता, एंड उस रिपेयरिंग को अगर आपने पीएनएल में डेबिट किया होता, मतलब आपने कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया। ओके, तो जब कभी भी आपने कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया तब आईटीसी मिलेगा। मतलब के जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, ओके, एक्सपेंस का अगर एंट्री मारा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर डेबिट किया है, तो आईटीसी मिलेगा। लेकिन अगर आपने कॉस्ट को कैपिटलाइज किया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो अब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आ गया समझ में? क्लियर है क्या? एक अभी यहाँ पर मैं आपको जर्नल एंट्री दे रहा हूँ, आपको सोच समझ के बताना है कि आईटीसी मिलेगा कि नहीं। हमने प्लांट एंड मशीनरी कंस्ट्रक्ट करवाया है, ओके, 10 लाख रुपीज का कॉस्ट हुआ है, हमने एंट्री पास किया है कुछ इस तरीके से, टू वेंडर 11 लाख 80। ओके, बेसिक अमाउंट था 10 लाख, जीएसटी था 1.8 लाख, तो यहाँ पर टोटल मिला के हो गया 11 लाख 80। ठीक है, इस तरीके का जर्नल एंट्री पास किया। बोलो आईटीसी मिलेगा कि नहीं? सर मिलेगा, यहाँ पर लिखा है ना आपने, आईटीसी मिलेगा तो मिलेगा। आंसर इज नो, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर हम लोग को सेक्शन नंबर 17(5) कंप्लाई करने के बाद सेक्शन नंबर 16 भी चेक करना है। 17 ने बोल दिया मिलेगा मतलब मिलेगा नहीं, 17 ने बोला, उसके बाद आपको क्या करना है?
उसके बाद आपको सेक्शन नंबर 16 के सारे कंडीशंस को फुलफिल करना है। सेक्शन 16 में एक कंडीशन है, अगर आईटीसी आपने कैपिटलाइज किया, अगर आईटीसी आपने कैपिटलाइज किया तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो यहां पर तो मैंने आईटीसी को कैपिटलाइज किया, तो यहाँ पर आईटीसी क्या होएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने आईटीसी को अलग से शो नहीं किया। अगर हम प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 10 लाख करते, जीएसटी डेबिट 1,80,000 करते, तब आईटीसी मिल जाएगा। आया है समझ में? आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? चलो और एक एंट्री देता हूँ, सोच समझ के तुम लोग बोलना। आपने एंट्री पास किया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, आपने एंट्री पास किया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जीएसटी आईटीसी अकाउंट डेबिट टू वेंडर का 10 लाख रुपीज का कॉस्ट था, 1,80,000 का जीएसटी था, एंड 11,80,000 का टोटल था। बोलो आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आंसर इज आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? रीजन इज वेरी सिंपल। आपका जो बिल्डिंग का कॉस्ट है वो आपने क्या किया है, कैपिटलाइज किया है। ओके, अपना जो बिल्डिंग है अपना, वो आपने कैपिटलाइज किया, इसीलिए आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। समझा क्या? क्लियर है पॉइंट? अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है, एकदम सिंपल। एक्सेप्शन इज इनवर्ड सप्लाई फॉर आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई फॉर आउटवर्ड सप्लाई। इस केस में आपको आईटीसी दिया जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। मान के चलो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एलएनटी को काम दिया है, बोला कि आप एयरपोर्ट बनाओ। एलएनटी ने बीएनबी कंस्ट्रक्शन करके एक कंपनी है, उसको बोला कि सर आप रनवे बनाना एंड हमको बिल करना, हम आगे एयरपोर्ट अथॉरिटी को बिल करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यहाँ पर एलएनटी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, एलएनटी ने कुछ पार्ट सब कॉन्ट्रैक्ट किया। ओके, सब कॉन्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पर बीएनबी किसको बिल करेगा? बीएनबी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का बिल करेगा एलएनटी को। ओके, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, डब्ल्यूसीटी मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। एलएनटी आगे बिल करेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी को। तो क्या एलएनटी को इस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? आंसर इज आईटीसी मिलेगा, क्योंकि एलएनटी के लिए ये इनवर्ड सप्लाई है फॉर प्रोवाइडिंग आउटवर्ड सप्लाई। आया समझ में? एलएनटी के लिए ये इनवर्ड सप्लाई है फॉर प्रोवाइडिंग आउटवर्ड सप्लाई, इसीलिए एलएनटी को आईटीसी दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। चलो अभी नेक्स्ट वाला करने के पहले एक पॉइंट मैं बता दूं, प्लांट एंड मशीनरी का ना एक डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है ना, इसका एक डेफिनेशन दिया हुआ है जीएसटी में। प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूड्स थ्री थिंग्स। प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूड्स थ्री थिंग्स। सबसे पहला, लैंड एंड बिल्डिंग इज नॉट प्लांट एंड मशीनरी। सेकंड, टेलीकम्युनिकेशन टॉवर्स। ओके, जो एयरटेल वगैरह टेलीकम्युनिकेशन टॉवर लगाते हैं, वो एयरटेल के लिए प्लांट एंड मशीनरी भले होगा, लेकिन जीएसटी पर्पस के लिए इसको प्लांट एंड मशीनरी ट्रीट नहीं करेंगे। एंड थर्ड, पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री। मतलब कि जो भी ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, वो लोग ऑयल को जब भी इंपोर्ट करते तो फैक्ट्री में डायरेक्टली फैक्ट्री के अंदर, मतलब बाहर से लेके फैक्ट्री के अंदर तक लाइन चलता है। तो अगर फैक्ट्री के बाहर तक ही लाइन है, मतलब आउटसाइड द फैक्ट्री तक ही है, तो उसको हम लोग प्लांट एंड मशीनरी नहीं बोलेंगे। तो दैट लाइंस शुड बी लेड विद इन द फैक्ट्री। ओके, पाइपलाइंस फैक्ट्री के अंदर भी होना चाहिए, तभी उसको प्लांट एंड मशीनरी कहा जाएगा, अदरवाइज इट वुड नॉट बी ट्रीटेड एज प्लांट एंड मशीनरी। ओके, तो ये डेफिनेशन याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अभी हम लोग अगला सबसेक्शन करेंगे, सॉरी अगला क्लॉज करेंगे। 17(5) चालू है।
सिस्टम बहुत हैंग हो रहा है आज। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्लॉज, गुड्स और सर्विसेज procured for procured for self construction except plant and machinery, एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, मतलब कि अगर आप लोग गुड्स कहीं और से खरीद रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने टाइल्स किसी और से खरीदा, ओके, टाइल्स को लगवाया किसी और से, ओके, सर्विस दैट इज टाइल को लगाने का जो सर्विस है वो कहीं और से लिया। देखो, अगर आप लोग इन दोनों को साथ में लेते तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट माना जाता, आईटीसी नहीं मिलता मोस्टली। लेकिन आपने क्या सोचा, लेट अस डू वन थिंग, टाइल्स कहीं और से खरीद लेते हैं एंड लगाने का सर्विस कहीं और से ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट से अगर आप ऐसा भी करोगे तब भी आपको आईटीसी हम लोग नहीं देंगे। क्लियर है क्या, नहीं देंगे। लेकिन अगर आप लोग टाइल्स किसी और से ले रहे हो, सर्विस दैट इज टाइल्स को लगाने का सर्विस कहीं और से ले रहे हो एंड बना रहे हो प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पर गवर्नमेंट से ये टाइल एंड ये सर्विस का आईटीसी आप लोगों को मिल जाएगा। आया समझ में? तो प्लांट एंड मशीनरी बनाना है, आईटीसी मिलेगा। अदर देन प्लांट एंड मशीनरी बनाना है, आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, अभी यहां पर कंस्ट्रक्शन का जो मीनिंग है वो एकदम सेम है। आपने टाइल्स कहीं और से लिया, सर्विस कहीं और से लिया एंड आपने रिपेयरिंग करवाया, बिल्डिंग का रिपेयरिंग करवाया। ओके, बिल्डिंग का रिपेयरिंग करवाया। अभी रिपेयरिंग का जो खर्चा है वो आपने क्या किया, आपने पीएनएल में डेबिट किया, तो गवर्नमेंट से आप लोग को आईटीसी दिया जाएगा। ओके, अगर कैपिटलाइज किया होता रिपेयरिंग के खर्चे को, दैट इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिट किया होता, तो आईटीसी आपको नहीं मिलता। यहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट हुआ है इसीलिए आईटीसी दिया जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया? एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी के लिए किया तो प्लांट एंड मशीनरी कैपिटलाइज किया है फिर भी आईटीसी मिलेगा। लेकिन अदर देन प्लांट एंड मशीनरी होगा तो कैपिटलाइजेशन किया तो आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है? इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज इनवर्ड सप्लाई फॉर आउटवर्ड सप्लाई। मतलब आपने टाइल्स किसी और से खरीदा, सर्विस किसी और से लिया, लेकिन खुद के लिए कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया, आपने खुद का ऑफिस नहीं बनवाया, आपने दूसरे किसी के लिए ये सर्विस लिया। ओके, मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला रहेगा ना, तो यहाँ पर आपको आईटीसी दिया जाएगा। यू वुड बी एलिजिबल टू अवेल आईटीसी। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर। आ गया समझ में? सबको क्लियर है क्या? चलो आगे। अभी आगे का एकदम सिंपल है, वो हम लोग चार्ट बुक से करेंगे। यहाँ पर देखो, ई, गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10। मतलब कि अगर आप लोगों ने किसी कंपोजिशन पर्सन से कुछ खरीदा है, ओके, कंपोजिशन पर्सन से अगर कुछ खरीदा है तो आप लोगों को आईटीसी नहीं मिलेगा। तो कंपोजिशन पर्सन को भी आईटीसी नहीं मिलता है एंड कंपोजिशन से जो पर्सन खरीदता है उसको भी आईटीसी नहीं मिलता है। क्लियर है क्या? आगे एफ, गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। एनआरटीपी कौन होता है? जो इंडिया के बाहर से इंडिया में बिजनेस करने को आया है लेकिन उसके पास कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट या फिर प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ऐसे पर्सन को भी आईटीसी नहीं मिलता। लेकिन इसके लिए कहा जाता है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आईटीसी दिया जाएगा। ओके, मतलब अगर वो पर्सन इंडिया के बाहर से कुछ लेकर के आ रहा है, उसके ऊपर जीएसटी भर रहा है एज अ कस्टम ड्यूटी। ठीक है, कस्टम ड्यूटी भर रहा है एज पर सेक्शन 37 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट, उसका आईटीसी मिलेगा।
लेकिन वो जो पर्सन है वो इंडिया में अगर कुछ खर्चा करता है तो उस खर्चे का आईटीसी नहीं मिलेगा। इंडिया में किए हुए खर्चे का आईटीसी एनआरटीपी को नहीं मिलेगा, सीटीपी को मिलेगा। लेकिन इंपोर्ट ऑफ गुड्स अगर किया है तो आईटीसी दिया जाएगा। ओके, आगे एफ ए, ये इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट है। गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन which are used or intended to be used for performing CSR activity। क्योंकि सीएसआर एक्टिविटी क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज एज पर कंपनीज एक्ट। अगर आपका टर्नओवर या फिर प्रॉफिट परसेंटेज एक स्पेसिफाइड नंबर के ऊपर अगर जाता है तो आप लोगों को समाज सेवा करना पड़ता है। अभी वो समाज सेवा करने के लिए हम लोग को कुछ तो खरीदी करना पड़ेगा ना। तो क्या उस खरीदी का आईटीसी मिलेगा? गवर्नमेंट ने बोला आईटीसी नहीं मिलेगा। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर। ओके, आगे गुड्स और सर्विसेज यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन। आपने खुद के लिए कुछ खरीदा है पर्सनल यूज के लिए, तो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ओके, आपका बिजनेस होना चाहिए तो आईटीसी मिलेगा। एच पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड। मतलब अगर आपने गुड्स खरीदा, आपके गुड्स घूम गए, चोरी हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, फ्लड आया, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। कार खरीदा था बेचने के लिए, एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे केसेस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। एंड अगर मिला है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का लॉजिक ये है कि अगर आपका सेल्स टैक्स, सेल्स के ऊपर आप जीएसटी भरने वाले हो तो ही आपको आईटीसी मिलेगा। लेकिन अगर आपका गुड्स चोरी हो गया है तो आप बेचोगे कैसे? तो आप नहीं बेचने वाले हो तो आईटीसी क्या कर लो? रिवर्स कर लो। ओके, रिटर्न ऑफ, मतलब कि अगर प्रोडक्ट ऑब्सोलेट हो गया, मतलब कि अभी मार्केट में उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो राइट ऑफ करेंगे। तो उस केस में, राइट ऑफ के केस में भी हमको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो, ओके, अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग आपके एम्प्लॉय को गिफ्ट देते हो 50,000 के ऊपर, तब आपको आईटीसी मिलेगा, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन को हम लोग सप्लाई मानने वाले हैं। ओके, हम लोग उस ट्रांजैक्शन को सप्लाई मानने वाले हैं एज पर शेड्यूल 1, इसीलिए उस ट्रांजैक्शन पर आपको आईटीसी मिलेगा। लेकिन अगर गिफ्ट का वैल्यू 50,000 रुपए से कम या 50,000 रुपए तक होगा तो आईटीसी आप लोग को नहीं मिलेगा। आया है समझ में? और फ्री सैंपल्स, इसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। नॉर्मल लॉसेस आर अलाउड बट एबनॉर्मल लॉसेस आर नॉट अलाउड। ओके, आगे स्कीम्स सच एज बाय वन गेट वन फ्री। मतलब कि आपने अगर समझो एक चीज बेचा एंड दूसरा फ्री में दिया, पर खरीदी तो आपने दोनों चीज का किया। ओके, एग्जाम्पल, शर्ट के साथ पैंट फ्री है, पर खरीदी तो शर्ट का भी हुआ, पैंट का भी हुआ। तो क्या दोनों पे आईटीसी मिलेगा? यस, दोनों पे आईटीसी मिलेगा, इवन इफ पैंट इज गिवन अवे एज फ्री, बिकॉज पैंट का कॉस्ट जो है वो आप क्या करने वाले हो? शर्ट के प्राइस में रिकवर करने वाले हो। ओके, आगे लास्ट, अगर आपका सप्लायर फ्रॉड के सेक्शंस में जीएसटी पे करता है, जैसे सेक्शन नंबर 74, मतलब कि जब भी आप लोग गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आईटीसी, सॉरी, वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ऑफिसर जब भी आपको पकड़ेगा, ओके, आपको जब भी पकड़ेगा तो उस केस में आप लोग को पेनल्टी वगैरह भरना पड़ता है। ओके, तो सेक्शन नंबर 74 ट्रिगर हो सकता है। सेक्शन नंबर 129, दैट इज आपका व्हीकल जो रहेगा या फिर गुड्स जो रहेगा वो ऑफिसर उसको जब्त कर लेगा। ओके, एंड कन्फिस्केशन, दैट इज सीजर, सीजर एंड कन्फिस्केशन, मतलब कि गवर्नमेंट के पास उसका ओनरशिप एंड पोजीशन चला जाएगा। ओके, तो अगर आपके सप्लायर ने सेक्शन नंबर 74, सेक्शन नंबर 129 एंड 130, इन 3 सेक्शंस के अंडर अगर जीएसटी भरा है तो उस रिसिपेंट को उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। रिसिपेंट वुड बी सफरिंग बिकॉज ऑफ हिज सप्लायर। I hope the discussion is clear. So here we complete with entire section number 17 except rule number 42 and 43. Thank you so much. Take care.